हम लोग का ये कौन सा क्लास है? पहला क्लास है। और इसमें हम लोग आज क्या करने वाले हैं? कवर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, जिसको कि हम लोग कवर करेंगे कौन से सिलेबस को लेकर के? सीबीएसई में जो लोग इस बार अपीयर करेंगे टर्म टू एग्जाम के लिए। ठीक है, ये उनके लोगों के लिए एग्जाम के लिए जो भी सिलेबस होगा उसको इस पूरे सेशन में कवर किया जाएगा। तो बचेगा कि बाकी बच्चों का क्या, तो उनका हम क्या करेंगे कि जब इनका सेशन यानी इनका जब सीबीएसई वालों का सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 2 to 3 क्लास ले करके इनको जो है हम कवर करके खत्म कर देंगे। तो अब बात आता है कि अब कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो इसको हम लोग एक प्रेजेंटेशन के थ्रू थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। तो प्रेजेंटेशन में हम लोग एक चीज पहले देखने से पहले ये समझते हैं कि जब भी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? समराइजेशन और उसका क्लासिफिकेशन। मेन एक पर्पस यही होता है। जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस से उठा करके सारे डेटा को हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक प्रॉपर वे में, कहाँ पे? बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट में। क्यों करते हैं? ताकि उसका एक प्रॉपर मीनिंग और प्रॉपर तरीका से उसको दिखाया जा सके, उसके प्रॉफिट को और उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज को। ठीक है, तो वो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होता है बैलेंस शीट का, वो क्या होता है? एक तरह का एसेट्स और लाइबिलिटी। वो क्या दिखा रहा होता है? एक तरह का स्टेटमेंट। हम्म एक तरह का स्टेटमेंट दिखा रहा होता है, लाइबिलिटीज और एसेट्स। वहीं पर जब आगे बात करते हैं और पीएनएल अकाउंट के लिए, तो पीएनएल अकाउंट में भी क्या हो रहा होता है? सेम केस, हम लोग लॉस एंड एक्सपेंसेज एक तरफ और एक तरफ प्रॉफिट एंड इनकम को दिखाते हैं और लास्ट में इसका एक समराइजेशन के थ्रू प्रॉफिट निकालते हैं और बताते हैं कि भाई इससे अर्निंग इतना हुआ है। तो ये भी क्या दिखा रहा होता है? एक तरह का स्टेटमेंट। तो उसी तरह से जब हम लोगों को ये जब वर्ड ही पूरा दिया हुआ है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो वर्ड स्टेटमेंट आपका बताया जा रहा है वो किस तरह का स्टेटमेंट होगा? उन्हीं चीज का होगा जो कि कैश फ्लो के अंडर आता है। तो बात आता है कैश फ्लो के अंडर क्या क्या आ सकता है, तो कैश फ्लो किस तरीका से हो सकता है? तो मैक्सिमम। तो चलो देखते हैं कैश फ्लो क्या क्या हो सकता है। तो कैश फ्लो जो है दो तरीका का हो सकता है। एक ऑब्वियस है, इनफ्लो, जो भी इनपुट आपके पास एज ए कैश आएगा वो। और एक आउटफ्लो, यानी कि जो भी कैश आपके पास से जाएगा वो आउटफ्लो। ठीक है, तो अब बात आता है कि ये इनफ्लो और आउटफ्लो किन के लिए है? हमारे लिए नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कंपनी के लिए। ठीक है, तो जब भी हम लोग बैलेंस शीट या जो भी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा आइटम हम लोग पहले से जानते हैं कि क्या इनफ्लो होता है क्या आउटफ्लो होता है। तो उसका कुछ हम लोग एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं एज ए स्टेटमेंट के थ्रू। तो हम लोग एज ए इनफ्लो क्या क्या देख सकते हैं? सेल्स। आप लोग को पता होगा कि सेल्स में क्या होता है? कोई भी सामान, प्रोडक्ट को सेल करो, उससे क्या होगा? इनफ्लो होगा। किस चीज का? कैश का। वहीं पर जब भी आप नया कंपनी को इंट्रोड्यूस करेंगे, जब खुद की, ठीक है, एज ए प्रोपराइटर, तो आप क्या करेंगे? सेल्फ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब आप सेल्फ कंट्रीब्यूट करते हैं तो कंपनी के पास क्या जाता है? कैश। तो कंपनी में कैश क्या हो रहा है? इनफ्लो। हम्म उसी तरीका से जब भी किसी प्रकार का आपका कोई लिमिटेड कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी होता है, तो आप मार्केट में शेयर इशू करते हैं, उसको लोग सब्सक्राइब करता है, परचेज करता है और करने के बाद उसमें क्या करता है? कैश इनफ्लो करता है कंपनी को। हम्म तो उसके थ्रू कैश आता है। उसके आगे अगर कंपनी को किसी प्रकार के अदर कैश और भी जरूरत हो तो वो लोग क्या करती है? वो लोग मार्केट से लोन लेती है, चाहे बैंक के थ्रू या आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इशू ऑफ डिवेंचर के थ्रू, जो आपने टर्म वन में ऑलरेडी पढ़ाई कर चुका होगा लोग, आप लोगों ने। तो उसी के थ्रू दो तरीके से कर सकती है, या तो बैंक के पास जाकर के लोन के लिए अप्लाई, या डायरेक्ट पब्लिक से लोन ले सकती है थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर। वहीं पर अगर मान लो कि किसी प्रकार का पुराना एसेट्स होता है या वैसा कुछ, तो उसको सेल्स करती है, तो उससे क्या होगा? कैश इनपुट होगा फिर से। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं? टोटल कैश एग्जांपल देख रहे हैं कैसे कैसे इनपुट होगा। उसी प्रकार से अगर मान लो कि मार्केट में किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, जैसे आप शेयर इशू कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, उसी तरह से किसी और कंपनी ने जब आपके कंपनी, जब आपकी कंपनी उसमें इंटरेस्ट ले रही है कि चलो भाई उसका शेयर या डिवेंचर जो हम खरीद सकते हैं, मेरे पास इतना फंड अभी रखा हुआ है, तो उस केस में जब आप खरीदने जाते हैं तो आपका कैश क्या होगा? आउटफ्लो। जब आप परचेज करेंगे उस तरह का सिक्योरिटी और शेयर, जब आप सिक्योरिटी और शेयर परचेज करेंगे तो आपका क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा।
वहीं पर उस पे जब आउटफ्लो होगा तो उससे आपको कुछ रिटर्न आएगा। अगर आपने शेयर में लिया है तो डिविडेंड आएगा। अगर आपने अदर देन शेयर यानी कि डिबेंचर्स या लोन में कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको इंटरेस्ट आएगा उससे, तो उससे भी कैश इनफ्लो होगा। कुछ अदर केसेस भी होगा। हम्म लगभग मैंने कैश इनफ्लो का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, लेकिन मान लीजिए कि अगर कुछ अदर केसेस होता है तो उसको उसमें हम लोग डाल के रखेंगे। ठीक है। वहीं पर आउटफ्लो का कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब सेल्स किया है तो ऑब्वियस है कि परचेज किया होगा। ठीक है। वहीं पर अगर मान लो कि कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हुआ है किसी कंपनी में, चाहे थ्रू सेल्फ या थ्रू शेयर इशू के थ्रू, अगर सेल्फ किया है और विड्रॉ कर रहा है तो कैपिटल विड्रॉन हो जाएगा उसका, यानी कैश आउटफ्लो कंपनी से। वहीं पर अगर वो बाईबैक कर रहा है, अगर शेयर इशू किया तो कभी ना तो कभी बाईबैक करेगा, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा इशू ऑफ शेयर वाले में। और या फॉरफिट करेगा तो उस केस में आपको जो है, दोनों केस में आपको क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। आप ये लोग पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लोन लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा, तो जब रीपेमेंट्स करने जाएंगे तो उस समय क्या होगा, कैश आउटफ्लो। हम्म अब जब लोन लिया है और शेयर इशू किया है तो इन लोगों को भी आपके पर प्रति जिम्मेवारी बनेगा उसको कुछ रिटर्न देने का। तो वो रिटर्न क्या क्या हो सकता है, डिविडेंड्स जो शेयर लिए हुए हैं, और जो लोन लिए हुए हैं उनको इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है। जो भी आपके कंपनी में एज ए शेयर होल्डर होंगे उनको आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा ईयरली या मंथली या क्वार्टरली, जैसे भी आप पे करें। सेकंड, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा उसी तरीका से, मंथली क्वार्टरली ईयरली जैसे भी आप अपना टर्म्स रखते हो। ठीक है, उस हिसाब से आप पे करेंगे। आगे देखते हैं कि और कैसे हो सकता है। अब एक्सपेंस जो डे टू डे रन करने के लिए, बिजनेस को जो चलाने के लिए आप जब इम्प्लॉय हायर करते हैं तो आपको सैलरी पे करना पड़ता है। किसी गोडाउंस या किसी प्लेस को आप हायर करते हैं फॉर द पर्पस टू रन द बिजनेस, तो आपको क्या रेंट पे करना पड़ता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, स्टेशनरी का आइटम, ठीक है, ये सब जितना एक्सपेंस होता है आपको आपको क्या करना पड़ता है, आउटफ्लो करना होता है टू डे रन बिजनेस चलाने के लिए। तो एक उस तरह का आउटफ्लो हो सकता है। आगे आता है टैक्स पेमेंट। अगर आपने कंपनी अगर चला रहे हैं तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप का टैक्सेस होगा। ठीक है, उस टैक्सेस को आपको पेमेंट करने का लायबिलिटी गवर्नमेंट को बनता है, तो जब आप पे करेंगे तो वो भी क्या होगा, कैश आउटफ्लो। ठीक है। तो हम लोग जितना भी यहाँ पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कैश किस तरीका से इनफ्लो और आउटफ्लो रहा है और उसको एक फॉर्मेट में दे दिए। लेकिन क्या यही फॉर्मेट आपको क्या रिकमेंडेड है, तो बोलती है कंपनी के बारे में कि नहीं है। एक तो पहले समझने की कोशिश करते हैं क्यों नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह से इनफ्लो आउटफ्लो अगर देखना ही होता तो हम लोग क्या करते हैं, जो कैश लेजर कंपनी का बनता है उसी को उठा करके आपको दे देते हैं। हम्म उसका समराइजेशन उठा करके दे देते हैं। उससे क्या होगा, आपको ये सारा का सारा डिटेल मिल जाएगा वहां पर अगर ट्रांजेक्शन हुआ है उस ईयर तो। लेकिन बात आता है कि अगर ऐसा है तो फिर इसका मकसद ही फिर क्या हुआ, मतलब इससे कोई मीनिंग निकल रहा है। जैसे पीएनएल से एक मीनिंग निकलता है, बैलेंस शीट से एक मीनिंग निकलता है कि एसेट्स लायबिलिटी प्रॉपर दिखता है, उससे हम लोग एक एनालिसिस कर सकते हैं हर चीजों को लेकर के। लेकिन क्या इधर यहाँ से किसी प्रकार कोई एनालिसिस करने का कोई चीज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो होता है कि तो फिर कैसे किया जाए। तो बात आता है अब कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स का। ठीक है, क्योंकि ऐसे लीगल रिक्वायरमेंट्स का पहले बाद में बात करते हैं कि पहले की बोलता है कि अगर इस तरीका से नहीं तो कैसे करना चाहिए। अगर इस तरीका से अगर आप नहीं दिखा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को, तो उस स्टेटमेंट को कैसे दिखाया जाए। सबसे बड़ा सवाल फिर ये आता है, जिसका कोई एक मीनिंग निकले। तो उसमें हम लोग जाते हैं, पहले देखते हैं कि कैसे दिखना चाहिए। तो अब पहले ये बात कर लेते हैं हम लोग कि कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखने से पहले कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किनको बनाना होता है। तो देखो, पहले तो एक बात जान लो कि जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो हम लोग पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं, कंपनीज अकाउंट के लिए। ठीक है। तो हम लोग जितना भी टर्म्स कंडीशंस या जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं वो कंपनीज एक्ट के थ्रू फॉलो कर रहे होंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि अगर कंपनी से किसी प्रकार का कोई डीलिंग होता है तो उसमें हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 को रिकमेंड करके सारा कुछ देखते हैं। तो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 के सब सेक्शन 40 में उन्होंने ये बात को लिखा हुआ है कि आप जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप चार चीजों का मेनली ध्यान रखेंगे। ठीक है। वो चार चीज क्या होगा,
वो चार चीज क्या होगा? तो पहला होगा आपका बैलेंस शीट, जिसको आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त टर्म वन में पूरा का पूरा सीख चुके होंगे आप लोग। सेकंड होगा पीएनएल अकाउंट, जिसको आप लोग ऑलरेडी टर्म वन में ये दोनों चीज बनाते वक्त पूरा का पूरा सीख चुके होंगे। तो ये दोनों तो हम लोगों को पता है कि कैसे बनाना है, लेकिन वही चीज टर्म टू में जब आप आएंगे तो आपको ये बनाने के लिए एक रिकमेंडेड होता है। यानी कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप कंप्लीटली कंपनी का बनाएंगे तो आपको चार चीज का ध्यान देना होता है। पहला है बैलेंस शीट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और चौथा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, ये चार चीज का। पांचवा, अगर किसी प्रकार का ऐसा कुछ आता है कंडीशंस जो इनमें नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको इसमें दिखाना जरूरी है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको अदर एक्सप्लेनेटरी नोट दे करके आपको दिखाना होता है। हालांकि ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इसके अंडर आता है तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 240 में बोलता है कि आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट आपको ये चार चीज जो है आपको बनाना कंपलसरी होगा। तो बात आता है कि ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना लेते हैं, लेकिन जब यहां पर बोलता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो कंपनी के एक्ट में कहीं ये नहीं बोलता है कैसे बनाना है। तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को अंडर सेक्शन 133 में, ठीक है, हम लोग को ये मिलता है, पता चलता है कि आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट वैसे ड्रॉ करना है जैसे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2000 रूल 6 में आपको बताया गया है। सही है? तो कैसे बताया गया है बनाने के लिए? तो वैसे बताया गया है जैसे कि आपको अंडर AS3 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आपको जैसे बना करके फॉर्मेट पहले से दिया गया है, आपको उस फॉर्मेट में क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, चलो इसको और तरीका से समझते हैं कि कंपनी यह कहना क्या चाहता है। तो देखो, अंडर 240 वो बोलता है कि आपको जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। लेकिन ये नहीं बताता है कि कैसे बनाना है। लेकिन जब हम लोग सेक्शन 133 पे जाते हैं तो वहां बोलता है आपको कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वैसे बनाना है जैसे आपको अंडर रूल 2006 दिया हुआ है। कौन से रूल में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल में। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2016 में जैसे दिया हुआ है वैसे आपको बनाना है। हम्म तो अंदर इसमें क्या लिखा हुआ है कि कैसे बनाना है? तो वैसे बनाना है जैसे AS3 में जो भी बात लिखा हुआ है वैसे बनाना है। ठीक है, और इस पर, हाँ वो हम बता रहे हैं AS3 में कैसे करना है वो बताते हैं। तो ये सारा जो बात लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग क्लास के लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे। आप लोग को जो ये थ्योरी है, आप लोग को केवल इतना ध्यान रखना है आपके सिलेबस के लिए कि आपको जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 240 रिकमेंड करता है कि आपको प्रिपेयर करना होगा। आपके सिलेबस के अनुसार आपको यह ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन जो भी देखिए येलो से हाईलाइटेड किया गया है, बस आपको वही ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला येलो से क्या हाईलाइटेड किया गया हुआ है? एज पर सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू ए कंपनी इंक्लूड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान देना है थ्योरी के लिए। और सेकंड आपको ध्यान देना है क्या, कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनीज विल फॉलो AS3 स्टेटेड इन कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 एज पर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बस ये दो लाइन आप लोग को ध्यान में देना है। बाकी क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, ये सब हम लोग क्लास के इन में देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम लोग आते हैं उस फॉर्मेट पे जैसे ये AS3 में बताया गया है। हम्म तो अब देखो, बात आता है यहाँ पर कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट दिखाया गया है ना, वो तो ठीक है, लेकिन अंडर AS3 में भी ये दो तरीका से अकाउंटिंग को बनाने का बताता है। पहला बताता है आपको डायरेक्ट मेथड से, और दूसरा बताता है आपको इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है आप लोग को नहीं जानना है, आप लोग को इसमें जाना ही नहीं है। आप लोग को केवल ये सिलेबस के पार्ट में कवर करना है, यानी कि केवल इनडायरेक्ट मेथड वाला पार्ट ही आपको जो है क्या करना है, कवर करना है। डायरेक्ट मेथड में आप लोगों को सिलेबस में से आपके अभी एक्सक्लूड किया गया, बाद में इंक्लूड होगा नहीं होगा वो बाद के नोटिफिकेशन में देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में देख लेते हैं कि उसको कैसे दिखाया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग उस फॉर्मेट पे चलते हैं जहां पर हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग ड्रॉ किए थे।
ठीक है, उसमें हम लोग क्या क्या लिखे थे? सेल्स, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस, टेकिंग लॉस, सेल्स है, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें टेकिंग लोन, सेल्स ऑफ एसेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अदर केसेस में हम लोग देखे वहां पर। वहीं पर कैश फ्लो आउटफ्लो में इनको देखे। तो इनको क्या किया गया, कहा कि ये इनफ्लो और आउटफ्लो का जो समराइजेशन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो वो 3 पार्ट क्या क्या होगा? तो पहला पार्ट बोलता है आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप इसको एक पार्ट में डिवाइड कीजिए जिसको बोलिए क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, इसको ऐसे समझने का कोशिश करते हैं थोड़ा उल्टा तरीका से। अब देखो, ये जो भी डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, जितना भी डेटा दिया हुआ है, ये तुम देखोगे तो कंप्लीटली बैलेंस शीट और पीएनएल के स्टेटमेंट से आपको मिल जाएगा, ये टोटल का टोटल डेटा। हम्म तो इस डेटा को हम लोग चलो पहले वहीं से देखते हैं और समराइज करने का कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस से हम लोग सारा का सारा कुछ क्या समराइज किया, बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट, उसी तरह से बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट से कोशिश करते हैं समराइज करने का कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त हम लोग चलो पहले बैलेंस शीट को देखते हैं कि बैलेंस शीट को पहले कितने पार्ट में बांटा जा सकता है। तो एक पार्ट मेरा देखो, कहीं ना तो कहीं से आप लोग पढ़े होंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में, जिसका मतलब क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी एक पार्ट में हम लोग रख सकते हैं। हम्म दूसरा पार्ट में क्या रख सकते हैं? एसेट्स पार्ट, जो भी आपके कंपनी में सॉलिड एसेट्स के रूप में जो पड़ा हुआ है, जैसे मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग्स, आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म्स के लिए जाता है, उस तरह का एसेट्स, उनको एक पार्ट में रख देते हैं। और एक वैसा चीज जिसमें कि हम लोगों ने हर जगह से फंड्स कलेक्ट किया हो, कैसे? थ्रू शेयर इशू करके, थ्रू डिवेंचर्स इशू करके, लोन लेके, उस तरीका का। तो तीसरा हम लोग का क्या हो गया? एक ये पार्ट लाइबिलिटी का, हम्म जहां पर हम लोग क्या लिखे हुए हैं? शेयर होल्डर्स फंड के बारे में, और नॉन करेंट लाइबिलिटी जो कि तुमको कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, ठीक है। तो अब बात आता है कि ठीक है, चलो इसको हम लोग डिवाइड कर दिए, तो चलो 2 पार्ट तो हम लोग को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि क्या करना है इसका। अगर इस प्रकार के अगर टर्म्स में, यानी कि अगर एसेट्स के टर्म्स में किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन होता है इन टू द कंसिडरेशन ऑफ कैश, याद रहे, इनटू द कंसिडरेशन ऑफ कैश होना बहुत जरूरी है, यानी कि वो चीज कैश में हुआ। ऐसा नहीं कि अगर कोई एसेट्स आप लिए और उसके अगेंस्ट में शेयर इशू कर दिए तो क्या उसमें कैश कहीं से इन्वॉल्व हुआ? नहीं हुआ। कैश का कहीं से लेन देन हुआ? नहीं हुआ। तो अगर इशू कर दिए आप उसको शेयर अगेंस्ट आप एसेट्स लेकर के, ठीक है, तो उस केस में जब कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया तो वो कहीं पर भी आपके क्या होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिखेगा। आपके बैलेंस शीट्स में आपको उस ईयर में आपको ये पार्ट पोर्शन और ये पोर्शन क्या दिखेगा? इंक्रीज होता हुआ। तो इसको आप क्या करेंगे? जो हम बताए थे फिफ्थ पॉइंट, जो आपको बताए थे फिफ्थ पॉइंट की अदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स में आपको क्या देना पड़ेगा कि आपका जो एसेट्स क्या हुआ है, आपको उस ईयर इशू करके, यानी कि शेयर इशू करके क्या किया गया है? लिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर ये एसेट्स में किसी प्रकार का भी चेंजेज आता है, किसके थ्रू? कैश के ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, तो हम लोग उसको एक पार्ट में डाल देंगे। सेकंड पार्ट ये वाला, अगर इसके किसी भी कंडीशंस में चेंजेज आता है, किसके थ्रू? कैश के थ्रू। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? उस पार्ट में डाल देंगे, यानी कि 2 पार्ट तो हम लोग का कंफर्म हो गया कि एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। हम्म अब बात आता है कि इससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज आता है तो इसी में लाके डालेंगे। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई चेंजेज या कुछ इस एक्स्ट्रा रिसीव होता है तो इसी में डालेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अगर इससे रिलेटेड, जैसे मान लो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कहीं पर दूसरी कंपनी में एज ए शेयर्स या डिविडेंड, ठीक है, तो आपको उससे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको रिसीव होगा वो किसका पार्ट बनेगा? इसका पार्ट बनना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है,
क्योंकि आपको इस पार्ट के चलते आपको क्या मिल रहा है, इनकम। हम्म और सेकंड, अगर आप शेयर इशू किए हुए हैं, अगर आपने डिबेंचर इशू किया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग आपने लिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आप डिविडेंड पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हुआ वो। तो इसको मेंटेन करने के लिए जिस प्रकार का एक्सपेंस आप एक्स्ट्रा बियर कर रहे हैं, वो क्या होगा, आपका इसी का पार्ट बनेगा। और इससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार का अगर आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, उसका पार्ट बनेगा। ठीक है, तो दो पार्ट तो हम लोग को समझ में आ गया कि एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, दो पार्ट तो बन गया मेरा। आगे देखते हैं। तो इस पार्ट वाले में किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स को एक क्या बोला जा सकता है, एक्टिविटी। उसको बोल सकते हैं ना कि ये वाला पार्ट जो है मेरा पूरा का पूरा क्या है, ट्रांजेक्शन्स जो है वो मेरा क्या है, एक तरह का एक्टिविटी है। हम्म जैसे एसेट्स परचेज किया गया तो एक एक्टिविटी माना जाएगा, एसेट सेल्स किया गया तो एक एक्टिविटी माना जा सकता है कि हाँ भाई एक एक्टिविटी हुआ। तो उस एक्टिविटी को एक नेम दिया गया, क्या नेम दिया गया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। क्यों दिया गया है, क्योंकि आप जब भी किसी प्रकार का कोई फंड ले करके इसमें डालते हैं तो वो एक तरह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। आपने एज ए जनरल टर्म भी सुना होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ही क्या होता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए उसको एक नेम दे दिया गया, क्या, इन पर्पज से। अगर किसी प्रकार का अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो इसीलिए जो है आपको इसके लिए एक अलग से टर्म दे दिया गया जिसको बोला गया कैश फ्लो फ्रॉम। कहां से हो रहा है वो फ्लो, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सही है, एक कैटेगराइजेशन हम लोगों ने कर दिया। देखो समराइजेशन हम लोग यहीं पे कर चुके हैं, जो हम लोगों ने किया था कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का टोटल समराइजेशन हम लोग कर चुके हैं, जो कि अकाउंट्स में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, समराइजेशन और क्लासिफिकेशन। अब इसको क्लासिफाई किया जा रहा है इन सारे चीज को, कहां पर, तो एक पर्टिकुलर चीज दे दिया गया, कहां पे, यहां पर। ठीक है, अब बात आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कर दिया गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, कि सेकंड पार्ट में जो आपका लाइबिलिटीज है, ठीक है, और ये आपका एक तरह से क्या बन रहा है, चलिए इसको ऐसे समझो कि जब भी कोई आदमी प्रोजेक्ट शुरू करता है, आपने ये सुना होगा कि मुझे ना मार्केट से कहीं ना तो कहीं से कुछ पैसे दिला दो, या बैंक में जाकर के बोलते हो कि मुझे लोन दिला दो, तो इसको एक अलग टर्म यूज किया जाता होगा, सुना होगा आप लोगों ने कि मुझे फाइनेंस करा दो। हम्म जैसे मान लो कि कोई एक मोबाइल है, ठीक है, आप मोबाइल लिए ले जाकर के मार्केट में आपको बाई करना है, तो आप क्या बोलते हैं कि इस मोबाइल को ईएमआई पर हमको फाइनेंस करा दो। आपने सुना होगा। हम्म तो ऐसा कहने का मतलब क्या होता है कि आप जो है उस मोबाइल के अगेंस्ट में मुझे किसी ना तो किसी से वो पैसा दिलवा दो, जिसको कि हम बाद में पे करेंगे। कोई अदर पार्टी मेरे लिए पेमेंट कर दे, कोई अदर पार्टी मेरे लिए अगर कुछ पेमेंट कर दे तो उसको क्या बोलेंगे कि वो मेरे लिए फाइनेंस कर रहा है। हम्म तो इसी तरह से जब कोई कंपनी में कोई शेयर पैसा में लगा रहा हो या कोई डिबेंचर्स लेकर के आपको पैसा दे रहा हो, तो वो एक तरह से आपके कंपनी को क्या कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है। टू वाट, क्या करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए इन जगहों पे। आपको ये सारा कुछ इन्वेस्ट करने के लिए कहीं ना तो कहीं से पैसा चाहिए होगा। हम्म और कंपनी तो खुद जनरेट कर नहीं सकती है पैसा, आप लोग को पता होगा, तो उसको क्या करना पड़ता है, मार्केट से लेना पड़ता है। कैसे, ऑनर से, शेयर होल्डर से, डिबेंचर्स के थ्रू, लोन के थ्रू उनको पैसा लेना पड़ता है। तो वो जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होकर के उसको पैसा जब दे रहा है तो उसको क्या कह सकते हैं एक तरह से, कि वो लोग उस कंपनी को क्या कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है। हम्म एक मेथड समझने का एक बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या कह सकते हैं, एक तरह का एक्टिविटी, अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी हो रहा है तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं कि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हम्म तो इसीलिए इसको हम लोग एक अलग कैटेगरी में दे सकते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो हम लोग को दो चीज मिल गया, एक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक मिल गया हम लोग को कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम लोग को दो एक्टिविटीज
मिल गया कि भाई अगर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में अगर कोई चेंजेस आता है, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे वो आउटफ्लो हो, ठीक है, तो उसको हम लोग को यहाँ कैटेगराइजेशन में दिखाएंगे और दिखा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीका से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अगर किसी प्रकार का आता है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग किसी प्रकार के इनफ्लो को होगा तो लेकर के दिखाएंगे, आउटफ्लो होगा तो उसको भी दिखाएंगे और टोटल समराइजेशन में करके बताएंगे कि भाई इससे मेरा क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू और फाइनेंसिंग के थ्रू। समझ गया? तो अब बात आता है कि फिर बाकी का क्या। बाकी तो मेरे पास पड़ा हुआ है। अभी तो हम बोले थे सर आपने कि भाई आपको बैलेंस शीट और पीएनएल के थ्रू हम लोग को क्या करना है, सारा का सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करके आप लोग को ये समराइजेशन आप जो देख रहे हैं ये आपको देखना है और इसको क्लासिफाई करना है। तो इसमें बहुत सारा ट्रांजेक्शन जो है आपका कहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, पीएनएल से। तो अब इसको किस क्लासिफिकेशन में डाला जाए, तो अब एक काम बात समझो कि हम लोग ये तो जान गए कि कंपनी क्या कर रही है, दो काम कर रही है। काम एक, पैसा ले रही है, हम्म, और काम दो, पैसा इन्वेस्ट कर रही है। हम्म, काम हो गया खत्म। अब कंपनी को कुछ नहीं करना है। उसके बाद कंपनी को क्या आएगा, मेन काम। मेन काम बोले तो उन लोगों को अब क्या करना पड़ेगा कि भाई उस पैसा को से कुछ काम करके अर्न किया जाए। हम्म, उस पैसा को यूज करके जहां पर आपने इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट को यूज करके हम लोग क्या करें, अर्न करें। तो अर्न करने के लिए आप कोई ना तो कोई एक एक्टिविटी में जाएंगे। जैसे मान लो कि कोई एक कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, कार मैन्युफैक्चर करने वाली जैसे मारुति सुजुकी होगी। मारुति सुजुकी क्या की, मार्केट में शेयर इशू की, बोली कि भाई हमको पैसा दो, हम पूरा प्लांट सेटअप लगाएंगे और उससे जो इनकम होगा फिर हम लोग अपने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो पैसा ली, फाइनेंस कराई आपसे। सेकंड एक्टिविटी, उसको इन्वेस्ट की कहाँ पे, मार्केट में। अपना पूरा का पूरा प्रोडक्शन हाउस बनाई, पूरा का पूरा सेटअप बनाई, शोरूम्स बनाई, ये सब बनाई। तो अब बात आता है कि ये सब तो कर दी, अब बात आता है उसके मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैन्युफैक्चर की, मैन्युफैक्चर करके उसमें कुछ कॉस्ट लगा, फिर उसको लेकर के क्या आई, प्रोडक्ट को लेकर के आई और ले आकर के क्या की, मार्केट में सेल की, तो उससे कुछ रिकवर हुआ। अब ये जो बाकी सारा ट्रांजेक्शन है इसका क्या हुआ, एक तरह का मेन एक्टिविटी जिससे वो अर्न करेगी। हम्म, जिससे वो अर्न करेगी। सही है। तो उस केस में बोलता है कि अगर इस प्रकार का कोई एक्टिविटी होता है तो उसको हम लोग किस नेचर का मान सकते हैं, किस नेचर में उसको डाला जा सकता है। तो उसको इस तरीका से समझ सकते हैं कि ये जो कंप्लीटली हम काम कर रहे हैं यानी कि मेन पर्पस के लिए, वो मेरा मेन पर्पस क्या कहा जा सकता है, एक तरह का ऑपरेशनल, यानी कि हमारे कंपनी का जो है वो ऑपरेशनल वर्क में हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कंपनी जो है कार बनाती है, केवल कार ही बनाती है, ठीक है, तो कार बनाना उसका क्या हुआ, एक ऑपरेशनल वर्क हुआ। हम्म, और उस ऑपरेशनल वर्क में लगने वाला जितना भी इर्द गिर्द का एक्सपेंस है, यानी कि उस कार बनाने के इर्द गिर्द का जितना भी एक्सपेंस है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उठा के एक अलग एक्टिविटी में डाल देते हैं। क्योंकि हम लोग दो एक्टिविटी ऑलरेडी ले चुके हैं, एक फाइनेंस कराने का और एक इन्वेस्ट कराने का। तो बाकी तीसरा बचा क्या, उसके ऑपरेशंस का। यही तीन काम है कंपनी का। तो तीसरा काम में हम लोग क्या किए, उसको उठा करके तीसरे एक्टिविटी में डाले और उसको क्या बोले, एक ऑपरेशनल एक्टिविटी। क्यों बोले, क्योंकि उसके कंपनी का मेन पर्पस ही क्या है, उसके कंपनी का मेन पर्पस ही क्या है, वो जानना कि भाई वो किस तरीका से उससे अर्न कर रही है और आपको कैसे पैसा दे रही है। ठीक है। तो इसीलिए उस प्रकार का एक्टिविटी जो आप डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए, यानी कि जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर अपना डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रही है उसको अगर हम लोग ऑपरेशनल एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, तो उस ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर में वो सारा कुछ डाला जा सकता है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दिए एक ऑपरेशनल एक्टिविटी, किसके थ्रू, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी। ठीक है। इसके बारे में हम लोग और भी चर्चा करेंगे, ठीक है, तो इसलिए चिंता नहीं करना है कि अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कहीं ना तो कहीं इसको लेकर के, लेकिन उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखे, एक
इसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी दिखाएंगे। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाएंगे। और इसमें होने वाला किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन हम लोग कहां दिखाएंगे? अंडर ऑपरेशनल एक्टिविटीज। लेकिन बात आता है कि कैसे और क्या, कितना, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग ऑपरेशनल एक्टिविटी के हर आइटम को जब हम लोग देखना शुरू करेंगे। ठीक है? तो अभी एक पार्ट जो आप लोग का करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी जो वर्किंग कैपिटल निकल के आता है, उसके बारे में जो हम लोग है अभी तक नहीं देख पाए कि क्या करना है उसका और क्या नहीं करना है। ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझने का कोशिश करते हैं। तो देखो, जो मेरा वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, इसको जब तुम ध्यान से देखोगे ना, जब बहुत गौर से देखोगे, तो इसमें जो आइटम्स जो भी लिखा हुआ है, चाहे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो कंप्लीट कहां से एराइज हुआ है, इसके सोर्स को अगर देखोगे तो ये कंप्लीटली सोर्स तुमको दिखेगा कि एराइज हुआ है तुम्हारे पीएनएल अकाउंट के थ्रू। ठीक है? किसी भी ना तो किसी भी तरीका से, चाहे जैसे मान लो कि डेटर कहां से जनरेट होता है? थ्रू सेल्स। क्रेडिटर कहां से जनरेट होता है? थ्रू परचेज। अगर किसी प्रकार का आउटस्टैंडिंग अमाउंट आता है लाइक सैलरी, रेंट, तो ये कहां से जनरेट होता है? यहीं से होता है कि अगर आपने पे नहीं किया, अगर एडवांस में पे किया तो एज ए करंट एसेट्स वो बन के दिखता है। ठीक है? तो उसी प्रकार से अगर आपका किसी प्रकार का, अगर आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर हो रहा है, तो इसके बारे में बात करते हैं। मेन क्या है आपका? ट्रेड पेबल या अदर करंट लायबिलिटीज और प्रोविजंस, तीन चीज देखते हैं। तो ये तीन चीज जो है आपका किस प्रकार से दिखता है? क्योंकि आप जो है ये तीन चीज कहां से जनरेट कर रहे हैं? आप इसके थ्रू जनरेट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? जैसे हम लोग ये बात की है ना कि अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसी के अंदर देंगे। हम्म उसी प्रकार से अगर इस प्रकार के एक्टिविटी में किसी प्रकार का और इस प्रकार के एक्टिविटी में किसी प्रकार का चेंजेज होता है, तो ये चेंजेस ड्यू टू किसके होगा? इसके चेंज होने से। पीएनएल, और पीएनएल का सारा डेटा हम लोग कहां पर डिस्कस करने वाले हैं? सारा का सारा हम लोग कहां डालने वाले हैं? तो ऑपरेशनल एक्टिविटी में। तो इसीलिए ये सारा का सारा एक्टिविटी कैसे चला जाएगा वहां पे? समझ गए? वहां पे चला जाएगा ऑपरेशनल एक्टिविटी में। बिल्कुल उसी तरीका से जैसे कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में अगर किसी प्रकार का कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किसी प्रकार का डिविडेंड और इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, तो वो इस दोनों का पार्ट बनता है कहीं ना तो कहीं से। तो उसी तरीका से अगर इसको उल्टा अब देखा जाए कि अगर आप किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन करके जो चीज अराइज जहां से हो रहा है, उसको हम लोग को उस चेंजेज में जो आ रहा है उसको वहीं डालना चाहिए, यानी कि पीएनएल अकाउंट में। यानी वर्किंग कैपिटल का किसी भी प्रकार का चेंजेज हम लोग को कहां दिखाना चाहिए? उस चेंजेस को वहीं दिखाना चाहिए जिसके थ्रू वो चेंजेज आ रहा है। तो वो कहां से चेंजेज आ रहा है? थ्रू पीएनएल अकाउंट। और पीएनएल अकाउंट का जो चेंजेस जो आपको दिखेगा फिर, ठीक है, वो कहां जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है? तो ये आपका एक ओवरऑल व्यू पॉइंट हुआ देखने का। ठीक है? कि तीन कैटेगराइजेशन किया गया है। एक किया गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है? तो ये तीन एक्टिविटीज के थ्रू इसको दिखाया गया। आप इसका प्रॉपर फॉर्मेट जो है, बिल्कुल जो इंस्टीट्यूट जो है, जैसे कि AS3 जो है वो रिकमेंड किया गया है किसके थ्रू? ICAI के थ्रू रिकमेंडेड है आपको। ठीक है? जो ICAI यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट है, वो जो है वो एएस पूरा का पूरा रेडी की है। ठीक है? और रेडी करके आपको दी हुई है एक फॉर्मेट ऑलरेडी। तो उस फॉर्मेट को जो है हम लोग जाकर के देखते हैं एक बार कि क्या है। तो देखो, ये फॉर्मेट कुछ इस तरह का दिखता है। अंडर इनडायरेक्ट मेथड, याद रहे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अंडर इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है? तो अंडर इनडायरेक्ट मेथड में इसको तीन कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहला एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है? तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है इसको। तो चलो थोड़ा इस पर पहले इसके आइटम्स को थोड़ा अब एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं। ठीक है? तो चलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस किए थे, तो पहले यहीं से देखना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? अगर किसी भी प्रकार का चेंजेस अगर आपके फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है, तो उसका सारा कुछ पहले रिकॉल करो
कि किसी भी प्रकार के एसेट्स में कोई चेंजेस आता है, यानी कि कोई ट्रांजेक्शन्स होता है, कोई एक्टिविटी होता है इन द टर्म्स ऑफ कैश, याद रहे इन द टर्म ऑफ कैश, तो उस वाले पार्ट को वहां पर दिखाएंगे। कहां पर? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो देखते हैं पहला आइटम जो लिखा हुआ है उस कैटेगरी से ही बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो कहता है नेट प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नेट प्रोसीड्स ब्रैकेट में अलग से परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। प्रोसीड्स का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को सेल्स करके किसी से आप कुछ अर्न कर रहे हो, यानी कि जो आप नेट प्रोसीड्स हो गया, ठीक है। जो आप नेट आप जैसे कि आपने सामान को 10,000 में बेचा, तो जो भी आपने नेट उससे अर्न कितना किया 10,000, ठीक है। तो जो 10,000 आपने अर्न किया उसको बोलेंगे नेट प्रोसीड्स आना, ठीक है। तो उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। वहीं पे लिखा हुआ है परचेज स्लैश दे करके, यानी कि दोनों कंडीशंस में, यानी कि नेट प्रोसीड्स के कंडीशंस में या परचेज के कंडीशंस में आप क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स अगर होता है फिक्स एसेट्स का किसी प्रकार का प्रोसीड्स या परचेज, तो आप उसको दिखाएंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाला बात ये आता है कि जैसे मान लो कि सर एक काम करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख का सेल हुआ, मशीनरी का हम लोग सेल कर दिए, और क्या किए कि नया मशीनरी जब लेने गए तो 20 लाख रुपीज का कर दिए, तो नेट आया 18 लाख। नेट आया 18 लाख कि भाई सर 2 लाख चला गया, 20 लाख आ गया, मतलब 20 लाख मैंने पे कर दिया और 2 लाख मैंने रिसीव कर लिया, 18 लाख। तो क्या डायरेक्ट इसको यहाँ पर शो कर दे? तो बोलता है नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको, ये दोनों आपको पर्टिकुलरली अलग अलग दिखाना होगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपने टोटल मशीनरी कितना परचेज किया और कितना सेल किया। समझ गए? ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे कि आपको इसको अलग अलग दिखाना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों दिखाना होगा। हम्म तो ऐसा दिखाने के पीछे पर्पस ये होता है क्योंकि आपको भी पता है कि जो सेल मशीनरी सेल करना है वो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस का वर्क नहीं होता है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि हम मशीनरी ही खरीद करके मशीनरी को बेच देते हैं। आप क्या किए भाई, मार्केट से शेयर लोगों से लिए, शेयर इशू किए, इशू करके पैसा लिए, पैसा लेकर के क्या किए, मारुति सुजुकी का शोरूम है तो उसको क्या किया, मार्केट में हम सारा सेटअप बैठा है, सारा शोरूम वोरूम खेले और कल क्या किया, शोरूम ही बेच दिए। क्यों बेच दिए नहीं पता, बस ऐसे ही बेच दिए क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा था। तो क्या उस पर्पज से आप खोले थे शोरूम? नहीं। आप वो शोरूम किस पर्पज से खोले थे कि आपको वहां कार रखना है और कार सेल करना है, ठीक है, ना कि शोरूम ही सेल कर देना है। समझ रहे हो ना? अगर कुछ ऐसा बैड कंडीशंस होता है जिसमें कि आपको वो सेल्स करना जरूरी है, जैसे मान लो कि फ्लड एरिया हो गया या उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया जिसके चलते आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा हो, आपको उस ब्रांच से किसी प्रकार कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो कंपनी एक पर्टिकुलर डिसीजन लेती है कि नहीं भाई उसको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जब आप इस कंडीशंस में आप डिसीजंस ले रहे हैं कि उसको सेल करना पड़ेगा, तो ये जिम्मेवारी बनता है आपके कंपनी का कि भाई हम आपको बताएं कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर जो ब्रांच है वो सेल हो गया है। अगर वो हम लोग अगर बिल्कुल ये चीज करके कर देते हैं, यानी कि इस तरीका से दिखा देते हैं, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चीज सेल भी हुआ है? क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल नेट दिखा दिए 18 लाख। नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो उस कंडीशंस में बोलती है गवर्नमेंट कि आपको क्या करना है, ये आपको अलग से दिखाना है, ठीक है। अब समझ गए? तो 2 लाख आप अलग से दिखाइए, 20 लाख अलग से दिखाइए, और फिर जो है आप टोटल यहाँ पर जो आता है आप उसको दिखा दीजिए। समझ गए? तो अब बात आता है अगला पॉइंट, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स अब एक इस पे ही बात कर लेते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट जो कंपनी होती है जनरली किस केस में करती है, अगर उसके पास कंपनी के पास कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट, मान लो कि सेल कर रही है कंपनी, उसके पास बड़ा एक अमाउंट बचा हुआ है, एक बड़ा अमाउंट, मान लो कि उसकी कंपनी 1,000 करोड़ की है और मान लो कि 100 करोड़ उसके पास एक्स्ट्रा कहीं बचा हुआ, मतलब फिर रखा हुआ है कंपनी के अंदर, तो वो क्या 100 करोड़ बस ऐसे ही रखे रहेगी? तो बोलती है कंपनी की क्यों रखना, ये पैसा किसका है, पब्लिक का है। तो वो 100 करोड़ जो पैसा मेरे पास बचा हुआ है, उस 100 करोड़ को क्या किया जाए, कहीं ना तो कहीं और इन्वेस्ट कर दिया जाए, ताकि उससे कुछ ना तो कुछ तो रिटर्न आएगा। 4% है, 5% है, 8% है, 10% है, जो भी है उससे आएगा, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, फॉर अ टाइम बिंग पीरियड क्या करती है कि उसको उठा करके जमा कर देती है। अगर वो कैश इन्वेस्टमेंट जो कर रही है, अगर वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो, यानी कि 1 साल या उससे ज्यादा पर्पस के लिए हो, ठीक है,
तो उस कंडीशंस में बोलता है कि आप इसको क्या कहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का पार्ट है। हम्म अगर यही चीज बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए हो और हाईली लिक्विड हो, ठीक है, जैसे मान लो कि शेयर्स में कहीं इन्वेस्ट किए और किस पर्पज से किए कि आज खरीदे कल बेच सकें और परसों हमारे अकाउंट में फिर से पैसा आ जाए, हाईली लिक्विड नेचर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो बोलता है कि आपको इसमें नहीं डालना है। कहाँ डालना है आपको? तो वो डालना है आपको अलग से, किस एक्टिविटी में? ऑपरेशनल एक्टिविटीज में आपको वो दिखाना होगा। कैसे दिखाना होगा बाद में बात करते हैं, ठीक है, उसका हम लोग बाद में बात करते हैं। क्योंकि वो किस तरीके का पार्ट बनता है, आप पहले बैलेंस शीट में पढ़ा होगा, तो वो करंट एसेट्स का पार्ट बनता है, ना कि इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स एसेट्स का पार्ट बनता है। जैसे कि आप लोग बैलेंस शीट में जब देखेंगे, तो हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे कि इस पार्ट से होने वाला, यानी कि एसेट्स के इस पार्ट से होने वाले ट्रांजेक्शन्स को ही हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इंक्लूड करेंगे। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे ना। तो जब ये इसका, यानी कि जब ये इन्वेस्टमेंट जो पार्ट है आपका, ठीक है, अगर वो इन्वेस्टमेंट पार्ट अगर आपका किसी प्रकार से इसका होता ही नहीं है, जब इसका होगा ही नहीं, तो इसमें होने वाला ट्रांजेक्शन्स को हम क्यों देखेंगे? तो ये कब नहीं होगा? जब वो हाईली लिक्विड नेचर का हो, जब वो इन्वेस्टमेंट हाईली लिक्विड नेचर का हो और हाईली मतलब क्या हो, तुरंत ट्रांसफरेबल हो इन द कैश, ठीक है। जैसे मार्केट में शेयर लगा दिए, शॉर्ट टर्म एक तरह से इन्वेस्टमेंट समझ लो कि 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, तो उस तरह के एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, करेंट एसेट्स। आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन करेंट एसेट्स, और किसको कहते हैं करेंट एसेट्स। 11th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाता है, करंट इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। अगर करंट इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा तो इसका पार्ट बना ही नहीं, और जब इसका पार्ट बना ही नहीं तो इसमें होने वाला किसी प्रकार का चेंजेस इसमें आएगा नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा इन्वेस्टमेंट आएगा? वैसा इन्वेस्टमेंट जो कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज किया जा रहा हो, ठीक है। सिंपल सा समझना है कि जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है वही इन्वेस्टमेंट इसका पार्ट बनता है, नॉन करंट एसेट्स का। और जो नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बनेगा वही मेरे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर फिर क्या आ गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो इस पे एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो उसका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, जिसका पर्पस ही क्या है, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले बात की थी कि एक मारुति सुजुकी जो कंपनी है क्या करती है, हम लोग मार्केट से पैसा लेते हैं, इसे शेयर शेयर इशू करके मार्केट से पैसा लिए, अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बता दिए कि भाई ये जो है पैसा मेरे से इतना आया है, ठीक है। उसको क्या किया, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, एज ए गोडाउंस, एज ए शोरूम, एज ए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये सब इन्वेस्ट कर दिए। और वहां पर हम लोग क्या किए, कार सेल करना शुरू किए। और कार जब सेल शुरू करना शुरू किए तो उस पे होने वाला एक्सपेंस, यानी कि कार के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के कार के सेल्स तक होने वाला एक्सपेंसेस या उससे होने वाला तुमको इनकम, कहाँ हम लोग डिनोट कर रहे थे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में। हम्म याद होगा। एक मिनट। हाँ। चलो यहां से ना हम लोग कल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के इस पार्ट से, यानी कि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के पार्ट से हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी रखते हैं। ओवर हो रहा होगा तुम लोग के लिए, तो आज इतना काफी रखते हैं।